हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, ब्यूनस दियस। और आज हम अपने घर पे ही हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल है और मैं बात करूंगा मेरी जो साउथ अमेरिका की मोटरसाइकिल ट्रिप थी, जिसमें मैं 25,000 किलोमीटर चिली से कोलंबिया गया। उस ट्रिप की थोड़ी सी डिटेल्स की बात करेंगे। तो पिछले 1-2 महीने पे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारे कॉमेंट्स और मैसेजेस आए हैं, जिसपे लोगों ने ट्रिप की थोड़ी और डिटेल्स मांगी हैं। ट्रिप की कॉस्ट के बारे में, वीज़ा के बारे में, परमिट्स के बारे में, मोटरसाइकिल के बारे में, आइटिनरी के बारे में। तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं 2 लॉन्ग वीडियोज़ बना लेता हूँ जिसमें हम डिटेल में बात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेरी ट्रिप की आइटिनरी की, कैसे मैंने ट्रिप प्लान की, वहाँ पे कैसे मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है, उसकी सारी डिटेल्स और इन सब की बात करेंगे। और जो दूसरा वीडियो है उसमें हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे वीज़ा और परमिशंस के लिए क्या करना होता है, और जो ओवरऑल जो कॉस्ट है जो मेरी पूरे ट्रिप की थी, जो कंट्री वाइड थी, तो वो वाली पूरी कॉस्ट वाली चीज़ हम सेकेंड वीडियो में कवर कर लेंगे। तो कॉस्ट का ऐसा है कि आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन यही था कि भाई 6 महीने में कितने पैसे लगे, कितने पैसे लगे। तो मैंने आई थिंक कुछ कॉमेंट्स में भी बोल दिया था कि भाई मेरे 6 महीने में 10 लाख रुपए लगे। अब इसका हिसाब मैंने भी कभी काफ़ी डिटेल में नहीं किया, बट मैं एक काम करूंगा, इस वीडियो के बाद वापस वो बैंक हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट खोलूंगा और सारे कंट्री वाइज एक बार स्प्लिट करके उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, विच वुड बी द नेक्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं ट्रिप पे कब गया था। तो मैं ट्रिप पे गया था जनवरी 2019 से अगस्त 2019 तक। अब कुछ लोगों ने पूछा कि भाई तुम 2019 में गए थे तो सारे वीडियोस अभी क्यों डाले। तो इसके पीछे जो छोटी सी कहानी है वो मैं बहुत ही ब्रीफ में बता देता हूँ। तो मैं 2019 में जब ट्रिप पे गया था तब मैं ऐसा कंटेंट क्रिएटर टाइप आदमी नहीं था। मैं बेसिकली, मुझे फोटोग्राफी का शौक था। मैं जो भी कंट्रीज में जाता था, जो भी जगह पे जाता था, एक छोटा सा सिनेमैटिक 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का वीडियो बनाता था। तो मेरा जो पूरा मोटरसाइकिल ट्रिप था उसमें मैं मतलब फुल फ्रेम कैमरा, लेंसेज, गोप्रो, ड्रोन सब कुछ कैरी करके जा रहा था और एंड में मेरे पास आई थिंक कुछ 1.5 TB से ऊपर का फुटेज था। तो ट्रिप से आने के बाद मैंने एक 3 मिनट का रिवाइंड वीडियो बनाया था, बट उसके अलावा जो ये 1.5 TB की फुटेज थी, ये काफी इंटरेस्ट थी, इसको कहीं पे कहीं डाला ही नहीं था। फिर 2020 में कोविड हुआ, तब मैंने जॉब भी छोड़ी थी, मैं घर पे ही बैठा था। तो कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि तुम कहानी बढ़िया सुना लेते हो, तुम्हारे पास फुटेज भी बहुत सारी है, तो क्यों ना तुम ये ट्रैवल व्लॉग्स ट्राई करो। तो फिर मैंने कुछ 2-3 वीडियो बनाए, घर बैठ के ही कहानियां सुनाई और कुछ फुटेज यूज किया, बट उस पर इतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं आया। तो फिर मुझे लगा कि अगर कैमरे के आगे आ ही गया हूं तो ऐसा लाइव ट्रैवल व्लॉग्स भी ट्राई करूं। तो गोवा गया, हिमाचल गया, तो वो सारे कुछ वीडियोस बनाए, ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद वापस मैं ऐसा जॉब में चला गया, 1.5 साल जॉब किया। तो ये 3 साल से बड़ा मेरा मेंटल बैगेज था। ऐसा टेबल पे रोज हार्ड डिस्क दिखती थी कि भाई इस पे ऐसा 1.5 TB का इतना सारा फुटेज है, इसका कुछ कभी किया ही नहीं। फिर मैंने लास्ट ईयर सोचा कि इसको ऐसा 30 शॉर्ट वीडियो टाइप में बनाऊंगा, 1-1 मिनट के वीडियोस, और यूट्यूब पे ट्राई करूंगा। बट मैं ये तभी करूंगा मैं जब मैं कंसिस्टेंटली ये पोस्ट कर पाऊँ। तो ऐसे ही 8-9 महीने और निकल गए। आई थिंक फाइनली जाके अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया ये पोस्ट करना, और इसका रिस्पॉन्स तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी आ गया। मतलब नॉट जस्ट ऑन यूट्यूब, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। मतलब यूट्यूब पे मेरे 1800 सब्सक्राइबर थे, अभी आई थिंक 86,000 सब्सक्राइबर्स हैं। फिर मैंने फेसबुक पे डालना शुरू किया तो फेसबुक पे 1000 से 1,70,000 फॉलोअर हो गए। फिर इंस्टाग्राम पे डालना शुरू किया तो 6000 से 1,35,000 फॉलोअर हो गए। तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो गया। मतलब स्टार्टअप की लैंग्वेज में उसे प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं। तो मतलब प्रोडक्ट था हमारे पास, बट उसकी जो पैकेजिंग और मार्केटिंग थी उसको करने का तरीका मिल गया। तो हाँ, मतलब इसीलिए अभी जाके मैंने सारे वीडियो डाले हैं और अब आई थिंक डालते रहेंगे मोर ऑफन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि साउथ अमेरिका का जो मेरा ट्रिप था वो मैंने कैसे प्लान किया, उसके पीछे मोटिवेशन क्या था कि भैया साउथ अमेरिका ही क्यों गए, कहीं और भी जा सकते थे। तो भैया बात ऐसी है कि हमको मोटरसाइकिल चलाने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। हम लखनऊ से हैं, इसीलिए हमने अपना एक्सेंट बदल दिया। तो आई थिंक छोटे शहर से कोई भी आता है तो ऐसा मोटरसाइकिल चला के ही वो पले बड़े हुए हैं, स्कूल जाना, कॉलेज जाना। तो वो एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। वो आई थिंक पूरा फैमिली से आता है, हमारी पूरा परिवार ही काफ़ी घुमक्कड़ है। इसके अलावा 2016 में मैं हो ची मिन सिटी वियतनाम में था, जहाँ पे मैंने एक 110 सीसी की मोटरसाइकिल खरीदी और 4,500 किलोमीटर साउथ से पूरा नॉर्थ वियतनाम मैंने अकेले 1 महीना मोटरसाइकिल पे बिताया। अब वो जो मेरा ट्रिप था ना, वो आई थिंक मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रिप था, इंक्लूडिंग दिस ट्रिप। क्योंकि एक तो मैं शायद उस समय काफी यंग था, 26-27 साल का था, और वो जो एज भी होती है ना, दैट इज व्हेन यू स्टॉप ग्रोइंग अप एंड स्टार्ट एजिंग। वो वाला जो थ्रेशोल्ड आता है ना, वो थोड़ी सी आपको मैच्योरिटी आती है। और उस समय जो मैं अकेले मोटरसाइकिल पे जो फ्रीडम एंजॉय कर रहा था ना, मतलब मेरा वो ऐसा हॉलीडे या छुट्टी नहीं था, मेरा वो एस्केप नहीं था। मेरा वो उस समय ऐसा मुझे लगा कि ये मेरा लाइफस्टाइल है कि मैं सुबह उठ के मोटरसाइकिल उठा के कहीं भी निकल जाता हूँ। और उस समय जब मैं ऐसे रात को सोने जाता था ना,
तो मैं सो जाता था, ऐसे दिमाग में कुछ भी ऐसा थॉट्स नहीं आते थे, इतना ज़ेन, इतना न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड था। तो आई थिंक ये रॉनी एंड बार्टी ने अपनी थाईलैंड की सीरीज में भी मेंशन किया था कि उनको एक्चुअली 28 दिन लग गए। 28वें दिन दे रियलाइज कि उनकी ऐसा मनाली में लाइफ नहीं है, ये उनका एक लाइफस्टाइल है। इनफैक्ट मैं जब वियतनाम पहुंचा था तो उस समय मैं अकेले 3 महीने से ट्रैवल कर रहा था। उस समय ऐसा मोटरसाइकिल पे कोई प्लान नहीं, बस एक डायरेक्शन है कि नॉर्थ जाना है और जहां रात को पहुंचेंगे वहीं पे सो जाएंगे। वो जो फ्रीडम था ना, वो जो स्टेट ऑफ माइंड थी ना, मैं कहा वाह, यही है लाइफ इज एंजॉय। तब मैंने सोचा कि भाई ये 1 महीने में इतना मज़ा आ गया है तो ऐसा 6 महीने मोटरसाइकिल चलाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। तब मैंने सोचा कि 6 महीने मोटरसाइकिल चलानी है तो कहाँ पे जाएंगे। तो ऑब्वियसली लाइक मोटरसाइकिल डायरीज एंड ऑल। और जो साउथ अमेरिका की मोटरसाइकिल ट्रिप अब तो मैं कर चुका हूँ, तो मैं यही बोलूँगा कि दिस इज़ लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोटरसाइकिल ट्रिप्स पॉसिबल इन द वर्ल्ड। मतलब अभी मुझे कहीं मोटरसाइकिल पे जाना है तो मुझे एक्चुअली पूरी दुनिया में समझ नहीं आ रहा इफ़ देयर कैन बी एनी ट्रिप दैट इज़ बेटर देन दैट। तो फिर मैंने सोच लिया कि भाई हमारा एक ही मकसद है अगले 2-3 साल का कि भाई हमको वापस इंडिया जाके जॉब पे लगना है, और जिस दिन मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए होंगे मैं साउथ अमेरिका की टिकट करा लूँगा और मैं साउथ अमेरिका मोटरसाइकिल पे करूंगा। फिर आई थिंक मैं सितंबर 2016 में वापस आया था इंडिया, और सितंबर 2018 में मैंने साउथ अमेरिका का टिकट करा लिया था और जनवरी 2019 में मैं चला गया था। तो अब बात कर लेते हैं मेरी ट्रिप कैसे शुरू हुई। तो मैंने टिकट बुक कराया था चिली का। तो मैंने चिली पहली डेस्टिनेशन इसलिए चूज़ की क्योंकि मैं पैटागोनिया जाना चाहता था, और पैटागोनिया में जो जनवरी फरवरी का महीना होता है दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गो, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय समर होता है। तो मुझे लगा चिली से शुरू करते हैं, उसके बाद पूरा नीचे जाएंगे कॉन्टिनेंट के, उसके बाद पूरा कॉन्टिनेंट के ऊपर आएंगे। तो मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से लंदन, लंदन से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में 12 घंटे का लेओवर था, उसके बाद वहाँ से लीमा और वहाँ से सेंटियागो। तो मुझे 3 दिन लग गए फ्लाइट में ही, बट हाँ मतलब फिर हम सेंटियागो पहुंच गए। अब सेंटियागो जाके सबसे पहला काम था मोटरसाइकिल खरीदना। तो मोटरसाइकिल की डिटेल्स में मैं अभी दूसरे सेक्शन में आऊंगा। तो मोटरसाइकिल का फिगर आउट किया मैंने, मोटरसाइकिल खरीद ली। फिर उस बीच में मुझे पता चला कि ईस्टर आइलैंड पे तपाती फेस्टिवल चल रहा है। अब मुझे लगा भाई यहाँ तक आ ही गए हैं तो ईस्टर आइलैंड भी चले जाते हैं, और बाई चांस फ्लाइट काफ़ी सस्ती मिल रही थी, 13,000 की रिटर्न मिल रही थी। तो मैं 4 दिन के लिए ईस्टर आइलैंड चला गया। उसके बाद वापस आके मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया सेंटियागो में, क्योंकि मतलब ये 3 साल से मैं सोच रहा था कि साउथ अमेरिका जाऊँगा। अब मैं साउथ अमेरिका में बैठा था और मेरे पास मोटरसाइकिल भी थी। अब मुझे 25,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलानी है। तो मुझे 10 दिन लग गए वो सोच के कि भाई आज जाऊं कि कल जाऊं। हाँ मतलब इसी में मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। इस वजह से बाद में थोड़ा सा ऐसा वीज़ा की फाइट भी आई थी। बट हाँ फाइनली मैं सेंटियागो से निकला, पहले वलपराइस हो गया, वहाँ से 1.5 घंटे ही दूर। 1.5 घंटे में भी 4 घंटे लग गए, क्योंकि पहले दिन नए देश में मोटरसाइकिल चलाना ना थोड़ा सा आपको फिगर आउट करना होता है, भाई ट्रैफिक कैसा है, यहाँ रूल तोड़ेंगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, और लेफ्ट हैंड ड्राइव है, ऑल ऑफ दैट। फिर मैं वहाँ से सेंट्रल चिली आया। सेंट्रल चिली थोड़ा सा बोरिंग था, तो मोस्टली मैं हाईवेज पे डिस्टेंस कवर कर रहा था। उसके बाद मैं पैटागोनिया वाले रीजन में पहुंचा। पैटागोनिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब वो मैप में इतना पता नहीं चलता है, बट वहाँ पहुँचोगे आप तब आपको पता चलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। पैटागोनिया में सबसे पहले मैं ये चिलोए गया, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन चिली। उसके बाद फिर 1-2 वोल्केनो और लेक्स देखे। उसके बाद मैं चला गया कारातेरा ऑस्ट्रल। तो कारातेरा ऑस्ट्रल का ये सीन है कि आप कहीं भी पढ़ोगे तो वो कंसिडर की जाती है दुनिया की सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप्स में। बहुत ही सुंदर रोड है, बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं, प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पे है, झरने हैं, झील है, सब कुछ है वहाँ पे ना। तो मुझे था कि भाई 1200 किलोमीटर की ये रोड है, पूरी मुझे नापनी है, कुछ भी हो जाए। तो फिर जैसे ही मैं कारातेरा ऑस्ट्रल पहुंचा, पहले ही दिन मोटरसाइकिल का फ्रेम टूट गया, जो आई थिंक आपने ऐसा रील वगैरह में देखा होगा। उसके बाद भाई मतलब मैं तो परेशानी हो गया कि अब क्या करूँ, मतलब अभी तो मेरी ट्रिप शुरू हुई है और अभी से मोटरसाइकिल टूट गई। फिर किसी तरह वहाँ पे एक वेल्डर मिला, उससे ऐसा वेल्डिंग करा के हमारी गाड़ी आगे बढ़ी। अब तीसरे चौथे दिन ही कारातेरा हॉस्टल में मैं जाके पिल गया, मतलब मेरा बहुत ही रैंडम एक्सीडेंट हो गया। मैं ऐसे वहाँ पे एक व्यू पॉइंट देख रहा था और एक हाथ से मोटरसाइकिल चला रहा था, वहाँ पे एक गड्ढा आया, उसमें बाइक गिर गई। अब उस एक्सीडेंट में ऐसा कुछ खास टूटा टाटा तो नहीं, बट काफ़ी दर्द हुआ, और उस वजह से ऐसा 15 दिन टाइप का बेड रेस्ट था। दर्द तो 1 महीने था, बट 15 दिन तो बेड रेस्ट था ही था। डॉक्टर ने बोला था कि भैया तुम 15 दिन नहीं उठना, और मैं तो ऐसे चलने और उठने की हालत में भी नहीं था, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट वीक। तो अब मैं 10 दिन सेंटियागो में खराब कर चुका था, और 15 दिन मैंने यहाँ पे एक्सीडेंट में खराब कर दिए, जिसका मतलब था मेरा अर्जेंटीना वीज़ा एक्सपायर होने वाला था। तो अब मैं जैसे ही बाइक चलाने की हालत में हुआ, मैं भगा भाई। मैंने बोला सबसे पहले जाके अर्जेंटीना पहुंचो, नहीं तो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। तो फिर मैंने कारातेरा हॉस्टल बीच से छोड़ा और मैं पहुंच गया अर्जेंटीना, जहाँ पे आपने शायद रील देखी होगी, मेरे डॉक्यूमेंट हवा से उड़ गए, लिटरली, मतलब काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट उड़ गए। बट एनीवेज मैं अर्जेंटीना पहुंचा, वहाँ पे मैंने रूटा 40 लिया, जो मोटरसाइकिल डायरीज में चे गुवेरा ने लिया था, काफ़ी फेमस
फेमस रूट। फिर वो रूटा 40 से मैं नीचे आया, वहाँ पे पहाड़ देखे, कलाफाते ग्लेशियर गया, उसके बाद वापस चिली में घुसा। चिली में मुझे टॉरस डेल पाइने जाना था जो पैटागोनिया की सबसे फेमस जगह थी, बट वहाँ पहुँचते ही मुझे कुत्ते ने काट लिया, तो मैंने बोला छोड़ो मैं नहीं जा रहा टॉरस डेल पाइने, और मेरे टाइम भी कम था, तो मैं सीधा उशुआया की तरफ निकल गया। फिर उशुआया पहुंचा, फिर उशुआया में 3 दिन था मैं। उशुआया इज कहा जाता है एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो अर्जेंटीना की सदर्न मोस्ट सिटी है, तो वहाँ पे मैं 3 दिन था, चिल कर रहा था। फिर उसके बाद उशुआया से मैं बहुत ही तेज भगा, मतलब अगले 10-15 दिन मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया, मैं बस एवरी डे मैं मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था। मैं कुछ आई थिंक 7-8-9 हज़ार किलोमीटर पैटागोनिया पूरा मैंने पार किया, अर्जेंटीना से चिली गया, पूरा सेंट्रल चिली पार किया, उसके बाद पूरा एटाकामा डेजर्ट होते हुए मैं पहुंच गया कलामा, जो बोलीविया के बॉर्डर के पास चिलियन सिटी है। वहाँ से मैंने बोलीविया का वीज़ा लिया। तो अभी तक मुझे 3 महीने से ऊपर हो गए थे मोटरसाइकिल ट्रिप पे, और चिली में मेरे 75 डेज हो गए थे, और अर्जेंटीना में आई थिंक 21 दिन था। उसके बाद मैं बोलीविया घुसा उयूनी वाली साइड से, जहाँ पे सलार दे उयूनी है, तो 3 दिन मैं सलार दे उयूनी में था, मतलब लिटरली मैं उसके अंदर ही था, वहीं पे सो रहा था, वहीं पे कैंपिंग कर रहा था, सब कुछ वहीं पे कर रहा था। फिर सलार दे उयूनी से मैं पोतोसी सुक्रे होते हुए लापास गया, विच इज़ लाइक द कैपिटल ऑफ बोलीविया। वहाँ पे मुझे रोहित भाई मिले। तो रोहित भाई साउथ अमेरिका कुछ 1 साल मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, हम तो 6 महीने घूम रहे थे, वो और भी क्रेजी थे। तो रोहित भाई के साथ मैं 2-3 हफ्ते था। वहाँ से हम डेथ रोड गए, फिर हमने पेरू का बॉर्डर पार किया, लेक टिटिकाका गए, विच इज़ आई थिंक द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, कुछ काजा स्पीति की हाइट पे है। फिर हम वहाँ से पहुँचे कुस्को। कुस्को इज़ द आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटीज़ इन साउथ अमेरिका, क्योंकि वो माचू पिच्चू जाने के लिए भी वहीं से आप स्टार्ट करते हो, और वो जो पूरा सेक्रेड वैली है वो उसी के अराउंड है, और कुस्को के आसपास बहुत ही कुछ है, और कुस्को कुछ ले लद्दाख की हाइट पे है, और उसके पास मतलब बहुत सारे ट्रैक्स हैं। आप वहाँ पे 2-3 महीने भी रहो ना, उसके बाद भी आपको वहाँ पे कोई पहाड़ बचा होगा, कोई वाटरफॉल बचा होगा, कोई लेक बचा होगा। तो मैं बोलीविया में था कुछ 20 दिन, उसके बाद मैं पेरू 50 दिन था, जिसमें से आई थिंक कुछ 20 दिन मैं कुस्को के अराउंड ही था। फिर माचू पिच्चू वगैरह देख के मैं बढ़ा पेरू के कोस्ट की तरफ। तो वहाँ पे बीच में कोलका कैनियन आया, विच इज़ लाइक लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड। फिर पेरू के कोस्ट पे मैं यहाँ पे हुआकाचीना गया, एक पराकस नेशनल पार्क गया, और ये सब घूमते हुए मैं पहुंच गया लीमा। लीमा में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, मुझे ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए थे मोटरसाइकिल चलाते हुए, और लीमा में मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की और मैं पहुंच गया इकितोस। इकितोस इज द लार्जेस्ट टाउन इन अमेजोन फॉरेस्ट, नॉट कनेक्टेड बाय अ रोड। तो वो ठीक ही था, बट हाँ 4-5 दिन वहाँ पे अमेजोन के जंगलों में था। फिर जब मैं वापस लीमा आया ना, फिर बड़ा मुश्किल टाइम आ गया था लाइफ में, पैसे ऐसे भी खत्म हो गए थे, तो एक दोस्त से पैसे लिए, उसके बाद मोटरसाइकिल भी टूट गई थी। मतलब वैसा वाला स्टेज आ गया था कि क्या अभी गिव अप करना है और फ्लाइट लेके वापस चलना है, कि अभी भी एफर्ट मारना है। बट फिर वही था, मतलब इतना कर लिया था ना, 5 महीने कर लिया था, 1 ही महीने बचा था, तो मुझे लगा कि किसी तरह इस मोटरसाइकिल को कोलंबिया ले ही जाते हैं। तो वहां से मोटरसाइकिल ठीक करा के, किसी तरह मोटरसाइकिल ठीक करा के मैं नॉर्थ पेरू पहुंचा। नॉर्थ पेरू आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स पूरी मेरी ट्रिप का ना। पैटागोनिया तो सुंदर था ही, अटाकामा भी सुंदर था, पर नॉर्थ पेरू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आई थिंक मतलब वो बहुत ही सरप्राइजिंग था, उससे मेरी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन। तो नॉर्थ पेरू से फिर मैं इक्वाडोर घुसा, और इक्वाडोर में 10 ही दिन था। मैं वहाँ पे बान्योस गया, मैं क्वितो गया, मैं वहाँ पे वॉल्केनो गया, किलोतोआ। उसके बाद मैं सदर्न हेमिस्फीयर से फाइनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया, इक्वेटर पार करके, और मैं पहुंच गया कोलंबिया। अभी जो आखिरी के कुछ दिन थे ना कोलंबिया और इक्वाडोर में, वहां पे मैं बहुत ज्यादा घूम नहीं रहा था, मैं बस डिस्टेंसेस कवर कर रहा था, क्योंकि मेरा हो गया था। आई थिंक वो 6 महीने हो चुके थे मोटरसाइकिल चलाते हुए ना, उसके बाद आप बहुत ही एग्जॉस्टेड हो जाते हो। तो मेरा ये था कि हो गया भाई, अब मुझे झरना नहीं देखना, मुझे पहाड़ नहीं देखने, मुझे चिल करना है, मुझे घर जाना है ना। तो मैं वही था कि भाई जल्दी निपटाओ और घर चलते हैं, और मैंने रिटर्न टिकट भी बुक करा लिया था। तो ये सब करके कोलंबिया में भी मैं वहाँ पे एक ये कोकोरा वैली गया, जहाँ पे ये बहुत लंबे लंबे पाम ट्रीज हैं। एक और शहर गया था, इसका नाम ही भूल गया मैं, पपिलॉन और समथिंग। और उसके बाद मैं सीधा मेडिजीन चला गया। मेडिजीन में मैंने बाइक रखी, उसके बाद मेडिजीन में मैं कुछ 10 दिन था, मतलब मैं एफर्ट मारा था मोटरसाइकिल बेचने का। बीच में 2-3 दिन का ब्रेक लेके मैं उधर चला गया कार्ताहेना। मुझे लगा यहाँ तक आए हैं तो एक बार करीबियन कोस्ट तो देख ही लेते हैं। और फिर फाइनली वापस मेडिजीन जाके मैंने रिटर्न फ्लाइट करा ली। मुझे लग रहा है बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है ये, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ मैं, तो एक ब्रेक लेते हैं। हाँ, तो ये DJI का नाम आइक लिया है, सही है, दिखता भी नहीं है, ऐसा मैग्नेट लगा दो, टी-शर्ट के अंदर लगा हुआ है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं मोटरसाइकिल की, कि मैंने मोटरसाइकिल कैसे खरीदी और आइडियली कैसे खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटरसाइकिल में रेंटिंग वर्सेस बाइंग। सो आई थिंक 6 महीने की ट्रिप के लिए तो ऑब्वियसली लाइक बाइंग इज अ बेटर चॉइस। रेंट 6 महीने में तो आप
लुट जाओगे। दूसरा रेंटिंग का, अगर आप मान लो 2-3 हफ्ते को जा रहे हो तो रेंटिंग आप कर सकते हो, बट रेंटिंग हर जगह इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो मैं रफली आपको प्राइसेस बता देता हूँ अलग अलग कंट्रीज़ में। तो चिली में आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी क्योंकि चिली इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन साउथ अमेरिका। रफली आई थिंक आपको 6-7 हज़ार रुपये पर डे की मिलेगी। तो इंडिया जैसे नहीं है कि आपको प्रॉब्ली 1500 रुपये में मोटरसाइकिल रेंट पे मिल गई। पेरू में मैं देख रहा था, पेरू इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे आई थिंक $40 या $35 में अवेलेबल है। तो उसमें आपको 150 सीसी की बाइक मिल जाएगी 3000 रुपये में। तो अगर आप मान लो 10 दिन को जा रहे हो तो आपको 30,000 में इट इज़ अ ओके डील, मतलब इससे सस्ता बहुत मुश्किल है। उसके बाद कोलंबिया में बहुत सारी बाइक्स हैं। इनफैक्ट पेरू और कोलंबिया में 70% जो मोटरसाइकिलें आपको रोड पे दिखेंगी वो पल्सर ही है। मगर कोलंबिया में आई थिंक आपको 150 सीसी बाइक मिल जाएगी, बट वो मिनिमम आई थिंक $40 अ डे होगा, विच इज़ अगेन बिटवीन 3,000 से 3,500 रुपये। तो 5-10 दिन के लिए जा रहे हो तो सही है, बट अगर आप लंबा जा रहे हो तो दैट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव। तो इसके बाद हम आ जाते हैं बाइंग अ मोटरसाइकिल पे। तो मोटरसाइकिल बाइंग इन अ फॉरेन कंट्री इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स, इतना इजी नहीं है। इवन इंडिया में फॉरेनर्स आते हैं तो दे आर नॉट अलाउड टू ओन अ मोटरसाइकिल, उनके नाम पे नहीं हो सकती है। ऐसे बहुत सारी लाइक 90-95% ऑफ द कंट्रीज में यही रूल होता है। तो मैंने चिली इसलिए भी चूज किया था क्योंकि उस समय मुझे जो इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन मिली कि चिली में बाइक खरीदना थोड़ा सा आसान है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। मगर मैंने जब टिकट कराया सितंबर में और जब मैं पहुंचा जनवरी में, उसके बीच में एक नया लॉ आ गया कि भाई आप चिली की जो मोटरसाइकिल है वो चिली के बाहर नहीं ले जा सकते। तो मैंने कहा ये तो फंस गए। और वहां पे मुझे बहुत सारे लोग मिले जो ऐसे हर साल आते थे चिली, अर्जेंटीना, पैटागोनिया में मोटरसाइकिल चलाने, ऐसे शौकीन लोग जो वहां फंसी गए थे कि भाई हमने मोटरसाइकिल तो खरीद ली, अब रूल चेंज हो गया, अब क्या करें, अब कहाँ जाएं, अब चिली तो हमने देख लिया, अब हमें अर्जेंटीना देखना है। तो अब क्या है कि मेरी किस्मत काफी अच्छी रही है कुछ चीजों में। तो जब मैं साउथ अमेरिका पहुंचा ना, तो उससे पहले कुछ ऑलरेडी इंडियन राइडर्स थे जो अलग अलग कंट्रीज में थे। कोई कोलंबिया में था, कोई पेरू में था, कोई ब्राजील में था। तो इन सबको मैंने इंस्टाग्राम पे पकड़ लिया। तो उसी में से एक राइडर ने बोला कि भैया हमारा एक दोस्त है, वो अमेरिकन है, वो ऐसा कोलंबिया से चिली आ रहा है और उसको अपनी मोटरसाइकिल बेचनी है। और बाय चांस वो जिस दिन सेंटियागो पहुंच रहा था ना, उसके एक दिन बाद मैं वहाँ पे पहुंच रहा था। तो मैंने बोला ये तो बहुत ही सही है, मतलब मैं तो यही बाइक खरीद लेता हूँ। और वो थी रॉयल एनफील्ड हिमालयन। मैं कहा ये तो और भी सही है, बढ़िया इंडिया कनेक्शन भी है। और वो लड़का ना भाई इतना सज्जन आदमी था, वो स्पेनिश भी बोल लेता था पूरा फ्लुएंटली। और उसने सेंटियागो पहुँचते ही पहले दिन ना सारी चीज़ें पता कर ली कि भाई कौन से कस्टम पे जाना है, कौन सी कॉन्सुलेट में जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या कराना है ना, वो पूरी प्रोसेस समझ ली। और मैं भाई जिस दिन पहुंचा ना, मैंने से सामान रखा, मैं लिटरली उससे मिला और विद इन द सेम डे, लाइक विद इन 24 आवर्स मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली, सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर लिए। तो मतलब अगर आपको ऐसा मोटरसाइकिल खरीदनी है ना, आपको स्पेनिश नहीं आती, मेरे हिसाब से इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आपको कोई तो बंदा ढूंढना पड़ेगा कि जो भाई वो स्पेनिश में जाके बात कर ले, है ना, आरटीओ में जाके बात कर ले या कॉन्सुलेट में जाके बात कर ले, कस्टम्स पे जाके बात कर ले कि भाई कैसे होगा ये। आप खुद तो नहीं फिगर आउट कर पाओगे। वो भी पहले दिन तो लाइक आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट। जो जो उसने बोला मैं सीधा करता गया। तो अब पेपर वर्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने चिली में कोलंबियन बाइक खरीदी थी, इसलिए जो आरसी पे नाम था ना वो मेरा नहीं था, वो उसी लड़के का था। बट उसने मुझे एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया और उस पावर ऑफ अटॉर्नी में सारी कंट्रीज लिखी हुई थी जहां जहां मैं जाऊंगा कि भाई मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ कि ये लौंडा बाइक लेके इन देशों में जा सकता है। दूसरा होता है आपको कस्टम से क्लियरेंस लेनी होती है। तो हम एयरपोर्ट गए उसके लिए मोटरसाइकिल पे, क्योंकि जो एंटर किया था तो जो कस्टम था वो उसके नाम पे था, तो उसका जो ट्रांसफर होगा वो मेरे नाम पे होगा। तीसरी चीज होती है रंट या फिर RUNT। वो स्पेसिफिकली कोलंबिया की चीज है क्योंकि कोलंबियन बाइक थी, तो इट इज लाइक अ नेशनल रजिस्ट्री। तो उसमें क्या है, आपको अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो या फिर आप लाइसेंस हो, भले आप फॉरनर हो, आपको अपना पासपोर्ट की डिटेल देनी होती है, आपको अपनी फोटो खिंचवानी होती है और आपको अपने सारे फिंगरप्रिंट्स ऐसे देने होते हैं। और वो कोलंबिया के गवर्नमेंट के पास वो रजिस्ट्री होगी कि उसमें कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता, बट वो रजिस्टर कर लेते कि भाई ये आदमी हमारे देश में बाइक चलाएगा, विच इज़ ग्रेट, जो सारी कंट्रीज में नहीं होता है। तो उसके बाद आता है आपका मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस, जो आपका हर कंट्री में अलग अलग लेना होगा। तो थैंकफुली उस लड़के ने 3 कंट्री का ले रखा था, तो पहले 3-4 महीने तो मुझे नहीं जरूरत पड़ी। फिर आई थिंक मैं जब पेरू और इक्वाडोर में घुसा था तब मैंने नई इंश्योरेंस ले ली थी। तो ये तो हो गया मेरा बाइंग एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैंने किसी और कंट्री में किसी और कंट्री की बाइक खरीदी। मगर अगर मैं पूरे साउथ अमेरिका की बात करूँ, तो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है और जितने लोगों से मैं मिला, जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके हिसाब से कोलंबिया इज द ईजिएस्ट कंट्री जहाँ पे आप मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। और वहाँ पे आपको ये बजाज, रॉयल एनफील्ड, ये सब ब्रांड्स भी मिल जाएंगे। तो यू कैन एक्चुअली गेट लाइक अ चीपर बाइक। वहाँ पे आपको 1.5-2 लाख की बाइक भी मिल सकती है।
तो अब मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर आप कोलंबिया में हो और कोलंबियन बाइक खरीदनी है तो उसके क्या रूल्स हैं। एक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें एक और राइडर था मैक आदित्य, उसने बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में सारी प्रोसेस लिख रखी है। वो वाला लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ, अगर आपको बाई चांस कोलंबिया जाना हो तो आप वो पढ़ सकते हो। तो आपको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए सबसे पहले तो रन चाहिए RUNT, जो नेशनल रजिस्ट्री मैंने बताई। तो आप कोलंबिया में RTO जाके ये अपना रजिस्ट्री करा सकते हो। उसके बाद यू कैन लीगली बाय अ मोटरसाइकिल। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है विच इज टेक्निको मैकेनिका, विच इज़ एक्चुअली अ पुलिस क्लियरेंस, जिसमें आपको पुलिस क्लियरेंस देती है कि भाई ये जो मोटरसाइकिल है ये टेक्निकली फिट है चलाने के लिए रोड पे। तो वो आपको लेना होता है। वो वाला डॉक्यूमेंट शायद मेरा उड़ गया था हवा से अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। इसके बाद अगर आप डायरेक्ट दुकान से बाइक ले रहे हो तो आई थिंक वो जो डीलर है वही आपकी ये सारी चीज़ें करा देगा। मगर आप किसी सेलर से ले रहे हो तो आपको बेसिकली जो आप सेलर है और जो आप हो, अगर आप बायर हो, सो आप दोनों को RTO जाना पड़ेगा। और वहाँ पे ट्रांसफ़र की कोई फ़ीस होती है विच इज़ आई थिंक 1% ऑफ द व्हीकल फीस प्लस सम नॉमिनल फीस वो लगती है, विच आई थिंक द बायर एंड सेलर कैन डिवाइड। वो 1-2 घंटे का वहाँ पे आई थिंक आपको वेट करना होता है। उसके बाद आपको आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं परमिट्स के, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए बॉर्डर क्रॉसिंग की, क्योंकि मेरी बॉर्डर क्रॉसिंग तो काफ़ी एडवेंचरस रही थी। इनफैक्ट मेरे आधे डॉक्यूमेंट तो अर्जेंटीना बॉर्डर पे ऐसा हवा से उड़ गए थे, मगर मेरे पास जस्ट वो वाले डॉक्यूमेंट बचे थे जिससे आपको बॉर्डर क्रॉसिंग अलाउड होगी। तो मैं वही अपने एक्सपीरियंस से जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो बता देते हैं। तो एक तो आपको RC चाहिए, क्योंकि मेरे नाम पे बाइक नहीं थी तो मुझे RC के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए था, तो वो मैंने दिखा दिया। तो दूसरा आपको इंश्योरेंस चाहिए उस कंट्री का, जनरली आपको बॉर्डर के पास भी इंश्योरेंस मिल जाता है। तो तीसरा आपको आपका लाइसेंस चाहिए। तो मैं इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के गया था। मैंने US का दिखा दिया था कि मैं US में ड्राइव करूंगा। तो आपका एक ही इंटरनेशनल लाइसेंस बनता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको अपने जो भी जिस भी शहर का आपका लाइसेंस है वहाँ के RTO में चले जाओ, अपना टिकट का और अपना वीज़ा का फोटोकॉपी दे दो और वो एक ही दिन में आपको इंटरनेशनल लाइसेंस का एक पेपर इशू कर देते हैं। हैविंग सेड दैट, मुझसे कहीं पे भी इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं मांगा गया। जो मेरा नॉर्मल हरियाणा का गुड़गांव का लाइसेंस है, मैंने हर जगह वही दिखाया एंड इट वाज गुड इनफ। इंटरनेशनल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट जस्ट टू बी सेफ, बिकॉज इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना बहुत ही ईजी होता है। तो आई थिंक सही है, मतलब बनवा के चले और बी ऑन द सेफ साइड। उसके बाद लास्टली आपको चाहिए होता है अडवाना इज कस्टम। सो जब भी आप मोटरसाइकिल लेके किसी भी कंट्री में एंटर करते हो ना, आपको एक कस्टम्स का टेम्पररी इंपोर्ट वाला पेज मिलता है। तो आपको वो संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप वो कंट्री एग्जिट करोगे ना तो वो आपको वापस करना होता है। तो जब आपका बाय रोड बॉर्डर क्रॉसिंग होता है तो आपको 2 जगहों पे जाना होता है। सबसे पहले इमिग्रेशन, उसके बाद आपको कस्टम पे कहीं कहीं तो कुछ चेकिंग नहीं करते हैं, बट कहीं कहीं पे आपका पूरा बैग वैग सब कुछ चेक करेंगे। और हर कंट्री का अपना अलग अलग रूल है। आई थिंक चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में कुछ टमाटर अलाउड नहीं था या प्याज अलाउड नहीं थी, कुछ अजीब से ही रूल है। तो उसके बाद लास्ट टॉपिक है सेलिंग। तो सेलिंग इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज क्योंकि आपका ट्रिप खत्म हो रहा होता है, आपके पास जनरली टाइम कम होता है और आपको बस घर जाना होता है ना। स्पेशली 3 महीने 6 महीने आप मोटरसाइकिल चला के आपको लगता है भाई चलो अब घर चलते हैं। उसके बाद आपको दूसरी भाषा में कोई बायर ढूंढना है, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस। तो और सेलिंग में मैं अपना बता देता हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मेरी बाइक का बहुत ही बुरा हाल था। मेरी बाइक लिटरली 2 टुकड़ों में थी। उसको कोई खरीदने वाला मिल गया, वही बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने हर जगह जाके मोटरसाइकिल दिखाई, बट कोई भी खरीदने को तैयार नहीं हुआ। जो सेकंड हैंड यूज मोटरसाइकिल्स वाली दुकानें थी ना, उनको भरोसा नहीं था कि भाई ये तो वेल्डिंग होके आई है, पता नहीं चलेगी। कुछ भी पैसे नहीं देते, कुछ तो पैसे दे दो यार, ले लो, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट, मुझे घर जाना है। बट सबने मना कर दिया। फिर मैंने OLX पे डाला था वहाँ कोलंबिया के, तो मैं अरे भाई दीजा ये साइन है भाई, बहुत देर होगी बोलते हुए, लाइफ इज एंजॉय भी बुझ गया, हद हो गई। हाँ तो ये लास्ट सेक्शन है, इसका खत्म कर देंगे। तो मैंने वो OLX पे डाला, तो एक लड़का आया माउरो, उसने बोला भाई मुझे खरीदनी है, बट मेरे पास उस समय पैसे कम है, तो मैं आपको आधे पैसे अभी दे दूंगा, आधे पैसे मैं बाद में आपको वेस्टर्न यूनियन कर दूंगा। तो मेरे पास ऑप्शन तो था नहीं, बट उसको मैंने बता दिया था कि देख लो भाई बाइक 5 जगह से वेल्डेड है, क्योंकि वेल्डिंग के बाद भी 20,000 किलोमीटर तो मैंने चलाई है, तो तुम ट्राई कर लो तुम्हें लेनी है कि नहीं लेनी है। उसको मैंने सब साफ साफ बता दिया। तो बाइक उसके सामने कंडीशन थी, तो उसने बोला नहीं नहीं भैया मैं ले लूंगा, सही लग रही है। उसने टेस्ट राइड ले ली। तो मैंने बोला ठीक है, ऑप्शन तो था नहीं, मुझे तो जाना ही था। तो उसने मुझे कुछ आई थिंक आधे पैसे दिए थे, और भाई ने एक्चुअली बाद में 2-3 महीने बाद वेस्टर्न यूनियन से भेज दिए थे बाकी पैसे। तो मैंने तो इस तरीके से बेच ली। बाकी और दोस्तों से मैंने पूछा, तो जैसे रोहित की बाइक आज तक चिली में ही है, 3 साल हो गए। उसने किसी कपल को चिली में बेची थी वहाँ पे, उसके बाद कोविड आ गया तो उन लोगों को वापस आना पड़ा, और आज तक वो मोटरसाइकिल रोहित के नाम पे ही है। तो अब क्या है कि अगर वो मोटरसाइकिल 3 साल किसी देश में पड़ी है ना, उस पर बहुत सारे ऐसा फाइन वाइन भी लगेगा, तो वो आज तक वहीं पे पड़ी हुई है। उसके बाद वहाँ पे एक सुकेश भाई थे, तो सुकेश भाई पेरू में थे, बट उनको कोलंबिया में बाइक बेचनी थी। तो उन्होंने क्या किया, फ्लाइट ली,
और वो चेसी नंबर ऐसा घिस के पेपर पे ले गए और वहाँ पे एक लड़का ढूंढ लिया उन्होंने, उसके नाम पे वो ट्रांसफ़र करा दी बाइक कि भाई तुम जब पेरू जाओ तो पेरू से चला के ले आना। और उसको लगा ये तो भाई फन ट्रिप होगी, पेरू से ऐसे चला के लेके आएंगे कोलंबिया। तो भाई सुकेश भाई ने बाइक भेज दी, सुकेश भाई इंडिया आ गए, वो लड़का फ्लाइट लेके कोलंबिया से पेरू गया। उसके बाद पेरू से वो बाइक लेके वापस आ रहा था, रास्ते में दो लड़कों ने उसको बंदूक दिखाई और वो बाइक ले गए। तो बाइक बेचना है तो कॉम्प्लेक्स। चलिए, बहुत ही ज़्यादा देर हो गई, आई थिंक बहुत ही लंबा वीडियो हो गया होगा, पता नहीं है एडिट के बाद कितने का आएगा। इसके बाद लास्ट सेक्शन वीज़ाज़ भी था, बट आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो जो अगला वीडियो है कॉस्ट के साथ मैं वीज़ा वाला भी कवर कर दूंगा और ये अगले 2-3 दिनों में ही पब्लिश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए जी, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा लाइफ इज़ एंजॉय भी भुज गया है, होपफुली ये ऐसा मेटाफोरिकल ना हो। और बहुत ही जल्दी एक और नया ट्रिप प्लान कर रहे हैं, इनफैक्ट अगले 2 हफ्ते में मैं निकल रहा हूँ, जिसके बारे में मैं जल्दी बताऊँगा। सो इंस्टाग्राम पे बाकी आप लोग स्टोरीज वगैरह देखते रहें, उसमें अपडेट्स आती रहेंगी। ओके देन, लाइफ इज़ एंजॉय।